पावर? यस सर, पावर। यस सर। तो हमारा पावर हमने स्टार्ट किया था एंड हम लोगों ने देखा था कि पावर क्या होता है, उसकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं, और यूनिट की जो वैल्यू है एक्चुअली वो कितनी बड़ी होती है, मेगावाट क्या होता है, किलोवाट कितना होता है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे थे कि कितना कितना होता है वैल्यू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का, डिफरेंट। यस सर, और कंपेयर भी किया था। यस, तो वी वर कंपेयरिंग कि कितना कितना होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, सीएस यूनिट क्या होता है, हॉर्स पावर क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था। यस सर। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम ये देख रहे थे कितना जो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, पावर की रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम, वो कितनी होती है लगभग, तो उसको थोड़ा सा गैस कर रहे थे। ये सब हमने किया था। ठीक है, एक टॉपिक हमारा जो अब बाकी है वो है इसमें किलोवाट आवर या फिर यूनिट, वो क्या चीज़ होती है वो हमें देखना है। तो आज हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट। ओके, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पावर। दो चीज है, पावर और एनर्जी। ठीक है, एनर्जी जो होती है वो टोटल आपकी जो कैपेसिटी है डूइंग ऑफ वर्क वो है, और पावर आप पर यूनिट टाइम में कितना वर्क करते हैं वो है। तो दोनों का जो है थोड़ा सा फर्क है। पावर जो है पर यूनिट टाइम है और एनर्जी टोटल है। तो जब यस हम सर। एनर्जी और पावर में अगर रिलेशन निकालना चाहेंगे तो वी कैन राइट पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम या वर्क बाय टाइम, या फिर हम बोलेंगे एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। यस सर। यस सर। यस सर। राइट, ओके। तो हम बोलेंगे एनर्जी इक्वल टू जो है पावर इनटू टाइम होता है। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो मुझे ये पता लगाना हो कि मुझे दिन भर अपनी घर में इलेक्ट्रिसिटी जो आती है उसके लिए सपोज वो कहीं से आ रही है, किसी स्टेशन से आ रही है, मान लो हाइड्रो पावर स्टेशन से आ रही है। तो अगर मुझे पता लगाना हो, या मान लो थर्मल पावर स्टेशन से आ रही है, मुझे पता लगाना हो कितना कोयला मुझे जलाना पड़ेगा पूरे दिन में ताकि मेरे घर की इलेक्ट्रिसिटी चल पाए, तो मुझे क्या निकालनी चाहिए? अपने घर की एनर्जी रिक्वायरमेंट निकालनी चाहिए, पावर रिक्वायरमेंट निकालनी चाहिए? सर एनर्जी रिक्वायरमेंट। एनर्जी रिक्वायर्ड। करेक्ट, एनर्जी रिक्वायर्ड निकालूंगा मैं, पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम। तो पूरे दिन का अपना निकालूंगा मेरी एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि कितना कोल जला के मैं एनर्जी दे सकता हूँ। यस सर। यस सर। और कब कब जलाना है? तो कब जलाना है, बिल्कुल यस सर, कोल की कैलोरीफिक वैल्यू से, कैलोरीफिक वैल्यू से निकाल सकते हैं, है ना। या फिर मान लीजिए न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, वहां से मुझे एनर्जी चाहिए, तो वहां पे मैं कितना मास ऑफ द न्यूक्लियस यूज करूं ताकि मेरी एनर्जी निकले, वो कर सकता हूँ। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, मान लो मेरा एनर्जी कुछ आ गया, तो मास कैसे निकालूंगा उस केस में मैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन में? बता सकता हूँ, मुझे अगर मान लो मास निकालना है, मान लो मेरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है और मेरी एनर्जी रिक्वायरमेंट आ गई, सपोज मेरी एनर्जी जो है सपोज एक दिन में 2000 या 20,000 जूल चाहिए मुझे, तो कितना मास में यूज करूंगा वहां पे, मास ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस? सर वो उस पे करेगा ना सर, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एनर्जी होती है। ओके, आपने ये क्वेश्चन पढ़ी है? सर MC यस सर, स्क्वायर। E equals to mc square. सर आइंस्टाइन इक्वेशन। यस सर, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन इक्वेशन। इसमें ई क्या होता है? एनर्जी। यस सर, E Yes, sir. एनर्जी, M मास, और सर C होता है सर लाइट ऑफ स्पीड। सर सर स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट स्पीड इन ऑफ लाइट। वैक्यूम। करेक्ट, इन वैक्यूम कितना होता है इसका वैल्यू? सर। सर 3 लाख सर मीटर पर 3 सेकंड। लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सर लेकिन हम स्पीड ऑफ लाइट लेते ही क्यों है? एक मिनट, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? यस सर, कंपैरेट। यस सर, इतना अप्रॉक्स होता है। ओके, ये इक्वेशन आइंस्टाइन ने दी थी, हम लेते क्यों है, मैंने भी बताया कि ऐसा इक्वेशन क्यों ड्राइव हुआ है, इसका डेरिवेशन हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ से ड्राइव होके आया है। लेकिन इसमें जो फाइनल इक्वेशन हमारी बनती है वो ये बनती है, E इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, तो m जो है
मैं थर्मल एनर्जी ले रही हूँ, तो मुझे अगर कोई कोल का मास जानना है कि कितना लगा, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। नो, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कोल वाले के लिए? E = mc² वाला। नो नो, सर कोल की कैलोरीफिक वैल्यू जान लेंगे तो सर उससे पता चल जाएगा फिर। पावर तो इनटू इसे टाइम। सर एनर्जी ये इज इक्वल सब टू पावर पावर इनटू टाइम के फॉर्मूले से। वहां पे मेरे को कैलोरी वैल्यू पता होनी चाहिए कोल की कितनी है, मैंने पर ग्राम जो है कितनी एनर्जी दे सकता है, पर किलोग्राम यस कितनी सर, एनर्जी उसी Yes, से sir. मास निकलेगा। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू पता होनी चाहिए। उसको फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे कि मेरे को कितना ग्राम एनर्जी, मेरे को मान लो एनर्जी चाहिए, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कुछ है, मान लो x है, मान लो सपोज, तो x इनटू उसका मास m कितना यूज करना है मुझे, यस सर, मास की वैल्यू E/x। तो वहां से मेरे को निकालना पड़ेगा। तो ये अरे डिफरेंट चीजें, E=mc² कब यूज होता हाँ, E इक्वल टू mc² कब यूज होता है, दोनों चीजें देखेंगे कब कब यूज होती है। मान लो ये वाली इक्वेशन है आपकी, सर ये वाली E = m x इनटू m, x मेरा जो है वो कैलोरीफिक वैल्यू है, ओके सर। आप कोल मान लो, जब कोल यूज कर रहे हो आप, और m आपका जो है मास ऑफ द कोल यूज्ड है। यस सर। मास ऑफ कोल यूज्ड है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है आपकी, मैंने रफ भाषा में, मैं डेफिनेशन नहीं चाहता, एग्जैक्ट रफ लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या बोलूँ कैलोरीफिक वैल्यू को? सर कैलोरीफिक वैल्यू सर, जैसे 1 किलोग्राम मास कोल का कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा बर्न करने पे। ओके, ठीक है, 1 किलोग्राम बर्न करने पे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो यूनिट कैसे आएगी इसकी, ऐसे कुछ आएगी जूल पर केजी या किलो जूल पर केजी, ऐसे यस कुछ सर। Yes, sir. यस ठीक है। तो मेरा मान लो मेरे को ये वैल्यू पता है, कैलोरीफिक वैल्यू मुझे पता है, मान लो ये कुछ है, मान लो सपोज ये वैल्यू अब मेरी x है, x किलो जूल पर केजी, यानी 1 केजी जलाने पे मेरे को x किलो जूल एनर्जी मिलती है। तो अगर मैं m केजी जलाऊंगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी? x into m। Sir, X into M. तो मैंने उसी को इक्वेट किया है यहाँ पे एनर्जी से। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, कोल को जो जला रहे हैं हम लोग, कोल को जब जला रहे हैं, which kind of reaction is this? Is it a chemical reaction or a nuclear reaction? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। क्या फर्क है दोनों Chemical में? reaction. क्या फर्क है केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शन में? इसमें रिएक्शंस लगते हैं। सॉरी, So it involves radioactive materials. ओके, अदर एनी अदर डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या होता है दोनों में? सर न्यूक्लियर रिएक्शंस में सर न्यूक्लियर एनर्जी से डील करते हैं, और सर केमिकल रिएक्शंस में सर केमिकल नेचर चेंज होता है सब्सटेंस का। केमिकल सर मैं बताऊं, ओके गुड, यस सर न्यूक्लियर एनर्जी सर जब प्रोड्यूस होती है तो सर एटम या तो डिके होता है या सर फ्यूजन या फिजन से ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और सर उसमें उसका एक तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जबकि केमिकल एनर्जी में एलिमेंट कंबाइन होके एक नए सब्सटेंस बनाते हैं। जबकि जब न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन होता है तो एटम जो होता है कोलाइड करके एक नया एटम बनाते हैं, या फिर फिजन होके वो दूसरा स्मॉलर पीसेस ऑफ एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज हो जाता है। ओके, जैसे मान लीजिए कोई केमिकल, न्यूक्लियर दोबारा से कोई केमिकल रिएक्शन बताएंगे आप लोग? ये केमिकल रिएक्शन है, यस सर। यस सर। यस सर। बैलेंस कर लेते हैं इसे, मान लो बैलेंस ये सर 2H2 होगा। यस सर, 2H2O डालना पड़ेगा वरना नहीं। ये केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है। यस सर। यस यस सर। सर। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिला तो H और O का एक कंपाउंड बना। यस सर, पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक एटम रहे। ठीक है, तो इनका कंपाउंड बना H और O अभी भी बाकी है आपके पास में, है ना? यस सर। H2 मान लो ऐसे था, H2 मान लो ऐसे था, O2 ऐसे था, अब दोनों कंबाइंड हो गए, बैलेंसिंग करवाएंगे। अब कोई बात नहीं, बैलेंसिंग की मैं Yes, कोई कर रहा हूँ, मैंने मेरा बस ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो पहले H2 था, ये O2 था, अब ये H2O बन गया, तो ऐसा कुछ बन गया, ये हुआ सर O2 नहीं सर, O होगा ना वहाँ पे तो। H2O, सॉरी H2O,
क्या बोल रहे हैं, ये O2 नहीं होगा? सर यहाँ पे सर H2O है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ है सर वो दूसरा? ये है ना, ये ऑक्सीजन है मान लो, और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। नहीं सर, वो नहीं पूछ रहा है, एक ऑक्सीजन कहाँ गया? एक ऑक्सीजन कहाँ गया? दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे तो बैलेंस करोगे, दो सर मॉलिक्यूल। बैलेंस करने में सर वो आगे वाला सर 2H2O बनाना पड़ेगा। यस सर। ये सर 2H2O वो तो बैलेंस करने के लिए हम कितने भी लगा सकते हैं। हाँ वो तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यस mainly- सर, यस सर। न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन में सर बहुत डिफरेंट। सर न्यूक्लियर फिजन में ज्यादा एनर्जी नहीं निकलती है ना न्यूक्लियर फ्यूजन के कंपैरिजन में? हाँ फ्यूजन में ज्यादा निकलती है यूजुअली। और सर वेस्ट भी बच जाता है। एक मिनट, अभी न्यूक्लियर रिएक्शन में आ जाओ, वन बाय वन चलो, वन बाय वन भागो मत। सर आप इस एग्जांपल से समझाना क्या चाहते थे, वो तो समझ ही नहीं आया। मैं तो बिल्कुल समझाया नहीं, तो बोला केमिकल रिएक्शन ये है, ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है? है। यस सर। ओके, इसमें H2 था आपका, H के दो एटम आपस में जुड़े हुए थे, यस सर। O2 के दो एटम जुड़े हुए थे, यस सर। ये बॉन्ड ब्रेक हुए, यस सर। नए बॉन्ड बने, यस सर। और H2O बना। यस सर। इसमें अभी भी हाइड्रोजन है, अभी भी ऑक्सीजन है। यस सर। ठीक बट है। सर फिर ये तीन कैसे थे पहले, अगर कौन दो थे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाकी है? नहीं वो तो बैलेंस बस करोगे एक ऑक्सीजन का एटम वेस्ट हो गया। अरे यार वो तो आप ऐसे कर लो, बैलेंस मैं बैलेंस नहीं कर रहा, बैलेंस करोगे तो दो होंगे एक्चुअली, अगर आप बैलेंस करके गंवा यस सर। ऐसे लिखना और पड़ेगा। सर फिर भी 2H2O बनेंगे। मैंने आप ये बोलना चाह रहे हो, बैलेंस करोगे तो ऐसा बन जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है? तो छोटी सी बात है। जैसा आप तो समझा रहे हो। हाँ मैं कोई बैलेंस थोड़ी कर रहा हूँ उसे, मैं तो बोल रहा हूँ मान लो ये H2, आप ये बोलना चाह रहे हो कि H2 प्लस H2 ये दो थे मान लो, और ये O2 था बड़ा। हाँ। अब एक O चला गया यहाँ, एक O चला गया यहाँ, और इस पे दो H ऐसे आके कंबाइंड हो गए, तो ये बन गया H2, एक H2 ये बन गया। ये बोलना चाह रहे हो आप? ये बोलना चाह रहे हो ना आप लोग? सर मुझे तो समझ सर मुझे कुछ समझ नहीं आया। सर समझ आ गया सर, आपने बैलेंस कर दिया, पहले बैलेंस नहीं किया था बस। भाई H2 के एक एटम को, मैं मॉलिक्यूल को लिया, उसमें दो H होंगे। हाँ। ऐसे दूसरे एटम लिया, उसमें दो, दूसरा मॉलिक्यूल लिया, उसमें दो एटम होंगे। मतलब ये ठीक है? जो दो छोटे छोटे से नीचे हैं ये H है, और ये जो बड़ा है ये O है। ये पूरा मॉलिक्यूल है, इसमें दो एटम होंगे ना H2 की फॉर्म में रहता है ना, H की फॉर्म में तो नहीं रहता ये। यस सर। H2 की फॉर्म में रहता है ना ये, तो दो एटम कंबाइंड होंगे ना इसमें। यस सर। ऐसे जब ये वाला H2 होगा उसमें भी दो एटम होंगे, O2 में भी दो एटम होंगे। मैं बड़े दिखा रहा हूँ O2 के एटम। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अब जब H2O बना तो उसमें एक ऑक्सीजन का एटम होगा और दो हाइड्रोजन के होंगे। हाँ। तो एक बड़ा होगा और दो छोटे होंगे हाइड्रोजन के। ओके सर। मैं कलर कर देता हूँ, देखो ये हाइड्रोजन है, ये सब हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ये दो दो हाइड्रोजन कर क्यों रहे हैं सर, मुझे तो वही समझ नहीं आ रहा। क्या क्या क्यों कर रहे हैं? सर एक सर दो हमारे पास दो H के थे और एक ऑक्सीजन का था सर, तो एक ही मॉलिक्यूल तो बना, फिर दो दो क्यों बना रहे हैं? एक कैसे बना? यस सर। अभी आप ही लोग तो बोल रहे हो कि बैलेंस नहीं हुआ, तो मैंने बैलेंस कर दिया। अब आप कह रहे हो दो क्यों बने? ये सर दो ही तो बनेंगे। एक मैंने, आप एक कैसे बनाओगे? तो मैंने ये एक बनाया था ना यहाँ पे, तो आप इसमें कंफ्यूज हो गए ना भाई। आप ये कह रहे थे इस केस में, आपने ये बोला कि इसमें जो है, मैंने ये लिखा था पहले H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O, तो आपने कहा सर O2 में H2 तो चलो चले गए, H2 के दो तो यहाँ लग गया आके, लेकिन ऑक्सीजन का तो एक ही लगा आके, तो बाकी एक ऑक्सीजन का कहाँ गया? आप ये पूछ रहे थे मुझसे, ये क्वेश्चन था ना सर H2 प्लस O2 सर H2 हो गया सर, 2 लगाने की भी क्यों जरूरत है? यस सर, वही समझ नहीं आ रहा सर, 2 की। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, अगर मैं 2 ना लगाऊं उसका मतलब क्या है? ये H2 के कितने एटम हैं? एक और दो, दो है ना, H2 के दो एटम हैं। वो तो सर हम बैलेंस करने के लिए लगाते हैं ना। इससे बैलेंस किया है हमने तो। एक मिनट समझाने दो मुझे। H2 के दो एटम हैं। यस सर। यस सर। H के दो एटम है तब H2 बनता है, हाँ। और O के दो एटम है तो O2 बनता है। यस सर। और H2 में H के कितने एटम रिक्वायर है? 2। तो यहाँ से मिल गए। O के कितने रिक्वायर है? 1। एक। तो यहाँ से मिल गया। अब ये एक कहाँ गया बाकी?
पता नहीं। हाँ तो मैं वही तो कह रहा था आपकी जो रिएक्शन होगी वो ऐसे नहीं होगी, वो रिएक्शन ऐसे होगी। तो हमें H2 के 2 लेने पड़ेंगे। हाँ सभी तो आपका रिएक्शन ऐसे बनता है, जो आप बैलेंस करते हो रिएक्शन को क्या आता होगा, इसको आता है रिएक्शन। तो इसका मतलब है कि H2 के 2 एटम O2 के एक एटम से मिलके 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन फिर जरूरी है O2 ही ले लेते हैं, H2 + O। कहाँ से लोगे वो? O तो वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता शायद। नहीं करता ना, वो सिंगल फॉर्म में काम होता है, O2 की फॉर्म में होता है। यस सर, तो मतलब रिएक्शन ऐसे होता है, फिर 2 ये अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म हो जाते हैं। बिल्कुल। ओके सर। 2H2 + O2 = 2H2, ये रिएक्शन आपकी है। इससे आप कंपेयर करो दोनों को। ये सर 2 H2O का होंगे। ओके सर। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा हमारा। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि न्यूक्लियर और केमिकल रिएक्शन में फर्क क्या है ना? तो ये तो केमिकल रिएक्शन हुई। अभी जो H था अभी भी H की फॉर्म में, बस वो क्या हुआ, बॉन्ड टूट के इधर उधर जुड़ गया, लेकिन H तो है। ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुआ और सर न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गया। बिल्कुल, लेकिन अपनी जो मॉलिक्यूल की एटम की जो आइडेंटिटी है, H अभी भी H है, O अभी भी O है। यस सर, केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो सकता है, जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोटॉन को भी निकाल देते हैं, जिसके कारण एलिमेंट चेंज हो जाता है। करेक्ट। वहां पे क्या होता है कि आपका प्रोटॉन भी निकल सकता है। मान लो कोई रिएक्शन ऐसी है, मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को ऐसे लिखते हैं। अच्छा। और ये मान लो नाइट्रोजन मान लो ऐसे हो गया सर। पर सॉरी सर कुछ नहीं। आई वाज सेइंग कि मान लो ये ऐसे कुछ हो गया, आई डोंट नो दिस, ऐसे कुछ और प्लस सपोज, या फिर मान लो ये एक न्यूट्रॉन प्लस एक प्रोटॉन। यस सर, और सर एनर्जी भी होगी। एनर्जी भी होगी, हाँ तो होगी। अच्छा, इसमें आप लोग ये समझ रहे हो मैं सिंबल जो लिख रहा हूँ आप लोगों को क्लियर है? सिंबल का मतलब जी नीचे क्या लिखते हैं ऊपर? यस सर। और सी क्या लिखा आपने? सर केमिस्ट्री वाले सर ने बताया था। ओके, यहाँ पे ये जो 6 है इसका मतलब क्या है? सी कार्बन है ना आपका, 6 मतलब यस सर, एटॉमिक नंबर है। और ये सर मास नंबर, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और मास नंबर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये नाइट्रोजन जो है टूट के मान लो ऐसा कुछ बन गया। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन थे, 7 में से 6 प्रोटॉन से कार्बन बन गया और एक प्रोटॉन अलग चला गया। और जो मास नंबर है आपका वो 14 था, 14 था, 12 और एक 13 और एक 14 ऐसे कुछ बन गया। ठीक है सर। तो इस रिएक्शन में और ऊपर की रिएक्शन में क्या फर्क है? 14 वाला मैं बताऊं? एटॉमिक पार्टिकल भी इवॉल्व हुए सर इसमें। चेंज हो गया। ओके सर न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। करेक्ट। इसमें जो है आइडेंटिटी चेंज हो गई। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन था तो ऐसे नहीं हुआ कि ऑक्सीजन चेंज होकर यहाँ पे जो है कुछ नाइट्रोजन बन गया, ऐसा हुआ क्या यहाँ पे? नो सर। पर सर ऑक्सीजन रहा और हाइड्रोजन हमारा हाइड्रोजन रहा। लार्ज हेड्रोन कोलाइडर में यही होता है सर, या इससे भी सब माइन्यूट लेवल पे होता है सर? क्वार्क्स और उसमें जाते हैं? नहीं, क्वार्क्स वगैरह पे तो आई डोंट मतलब सर सब एटॉमिक पार्टिकल तो सर भी डिवाइड हो जाते हैं वन बाय वन। बोलिए। आप समझा रहे हैं इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी डिवाइड हो जाते हैं। हाँ, मेरा कहने का मतलब इसमें न्यूक्लियस भी आपका इफेक्ट होता है, न्यूक्लियस चेंज हो सकता है आपका। केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियस चेंज नहीं होता, केवल बाहर के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस सर। न्यूक्लियस आपका अपनी जगह पे इंटैक्ट रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। यस सर अभी तो सब बताते नहीं है कि हम एटम की एक पिक्चर ले पाए सर। अभी री रिटर्न हो रही है तो लिखा जाएगा ना कि हमने एटम की पिक्चर ले ली है। सर मैं और ये पूछ रहा था कि सर जो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर है सर, वो फिर इन्हीं काम में आता है न्यूक्लियर रिएक्शंस देखने में या करने में, या फिर सर और माइन्यूट लेवल पे क्वार्क्स और उनकी स्टडी करते हैं उस पे,
या एंटी मैटर पार्टिकल्स। कई सारी चीजें आप उससे डाटा लेते हैं और फिर आप डाटा से मैच कराते हैं कि मतलब थ्योरी जो आपकी है वो सही है या नहीं है, तो आप उसको मैच करते हैं। ओके, एनीवे चलिए। यस सर। सर मैंने एक और मैंने सर न्यूट्रॉन स्टार का देखा था सर। वो अगर हमारे सोलर सिस्टम में आ जाता है तो सर क्या ऐसा होता है कि वो हमारे जो सर एटम्स हैं उनमें से न्यूट्रॉन ले लेगा सर? ऐसे थोड़ी होता है। अगर क्या होगा सर न्यूट्रॉन स्टार, सर हाँ न्यूट्रॉन स्टार सर मैंने वो व्हाट इफ देखा था कि न्यूट्रॉन स्टार जो है अगर हमारे सन की जगह पे आ जाता है तो फिर क्या होगा अर्थ के साथ? तो सर उसमें कंक्लूड ये किया था कि सर जो अर्थ है वो सब बहुत छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बट जाएगी और उसके जो एटम्स हैं उसमें से न्यूट्रॉन खींच लेगा न्यूट्रॉन स्टार। इसकी थ्योरी में जाना पड़ेगा। एक्चुअली आई एम नॉट वेरी मच अवेयर कि कितना ज्यादा इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड, पूरा एक फील्ड है ना। सर न्यूट्रॉन मैग्नेट आर सर उनके बारे में पढ़ा है। यस, तो दिस इज डिफरेंट फील्ड, तो उसमें बहुत डिटेल में चीजें हैं। एनीवे अभी अपने लेवल पे हम सोचते हैं तो दोनों रिएक्शन में मुझे फर्क पता चला, मोटा मोटा ही पता चला कि इसमें हमारे एटम जो है जैसे पहले थे वैसे ही रहते हैं, लेकिन जब आप न्यूक्लियर रिएक्शन करते हो तो उसमें आपके एटम भी चेंज हो सकते हैं। नाइट्रोजन का एटम कार्बन बन सकता है या कार्बन का कुछ और बन सकता है। तो ये हमारे सर ये भी तो कहते हैं सर, एक तो न्यूक्लियर वॉर कहते हैं कि सबके पास एक न्यूक्लियर वेपन है। सर न्यूक्लियर वेपन क्या करते हैं? चलिए अभी आपने उसको न्यूक्लियर वेपन होगी एक मेरे को पॉइंट क्लियर करना है। सर ये नाइट्रोजन बनाने के लिए आपने कार्बन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस करा। नहीं, ये उल्टा रिएक्शन है, नाइट्रोजन ब्रेक होके ऐसा बना है। सर अगर नाइट्रोजन में सिर्फ 7 न्यूट्रॉन है तो पर ये तो सर 8 हो गए, 6 7 8 कैसे? सर उसमें 7 है ना, क्या 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। और सर इधर कार्बन में इधर 6 हो गए, ऊपर 6 इधर 7 और इधर 8। नहीं, क्या चीजें गिन रहे हो? प्रोटॉन गिन रहे हो न्यूट्रॉन गिन रहे हो? सर न्यूट्रॉन गिन रहे हो। तो यहाँ पे कितने हैं? 6 यहाँ पर 1 और यहाँ पे 0 सर 0। यस सर 0। सॉरी सर भूल गए। ठीक है, तो ये सर वो आपने वो लिखा है ना, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सर कार्बन के। ओके सर। हाँ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लिखे हैं, ठीक है। यस सर। सर लिख ले 1 मिनट। हाँ लिख लीजिए सर जो E इक्वल्स mc² वाली इक्वेशन होती है सर, वो कौन से केसेस में एप्लीकेबल होती है? हाँ मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था, बस इसके बाद उसी पे जा रहा हूँ। यस सर। और सर E इक्वल्स टू mc², सर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी कुछ वो देते हैं सर, हॉकिंग रेडिएशन के उस रिलेटेड सर, उसी से तो प्रूफ किया होगा। हाँ, इसमें उससे रिलेटिविटी थ्योरी से रिलेटेड है ये चीज, उससे भी सर क्योंकि स्टीफन हॉकिंग बहुत बड़े फैन थे ना आइंस्टाइन के और ब्लैक होल्स के बारे में बहुत स्टडी करते थे, तो सर लिंक किया था उन्होंने और अपने नाम से हॉकिंग रेडिएशन बनाया था कि ये होती है। ओके ओके ओके। हाँ ये रिलेट उससे रिलेट है ऑब्वियसली। अभी उस पॉइंट पे भी धीरे धीरे आते हैं उस चीज पे। आप अगला पॉइंट कौन सा बता रहे हो सर, न्यूक्लियर वेपन वाला या फिर सर इक्वल्स टू mc² वाले? आपस में दोनों एक ही चीज है, अभी पता चल जाएगा आपको। सर एक बार इनकी दोनों की डेफिनेशन भी ओके सर। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन मींस जो केमिकल रिएक्शन आपकी है इन दिस वी कैन से कि 2 or more molecule combine together to form 2 or more molecule with breakage of the old bond and formation of the new bond, है ना। मैं पूरी डेफिनेशन लिखवा रहा, मोटा मोटा बता रहा हूँ क्या होता है। और इन न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है कि आपके जो न्यूक्लियस होते हैं, तो न्यूक्लियस समझो ना खुद ही, न्यूक्लियस आपका होता है, इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर न्यूक्लियस और कंबाइन टू फॉर्म अ बिग न्यूक्लियस। मतलब छोटे न्यूक्लियस आपके कंबाइन होंगे और बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे, या बड़े न्यूक्लियस कंबाइंड होकर छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होंगे। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, बड़ा न्यूक्लियस था ये साथ, ये ब्रेक होकर छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो गया, पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया। तो वो आपकी न्यूक्लियर वो रिएक्शन जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। यस सर। सर एक और डाउट था कि सर
सब मैंने पढ़ा है सर, न्यूट्रॉन स्टार जो होता है सर वो न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है, और सर न्यूट्रॉन जो है वो क्वार्क से बनता है, अप एंड डाउन क्वार्क्स में। तो सर उसमें ये कहते हैं हमारे जो नॉर्मल एटम्स होते हैं उसमें वो प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होते रहते हैं। तो सर न्यूट्रॉन स्टार में ऐसा कैसे होगा सर, वो भी तो चेंज होंगे सब प्रोटॉन में या नहीं होंगे? उसके लिए फिर आपको कुछ और पढ़ना पड़ेगा, उसमें एक पाई मेजन की थ्योरी होती है, युकावा थ्योरी, वो देखिएगा थोड़ा सा। ओके सर। वहां से क्लियर। सर इसमें इलेक्ट्रॉन का यस रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करता ना, न्यूक्लियर रिएक्शन? इसमें मेनली जो रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियस में होता है। ओके सर। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के बीच में हो रहा है। ओके सर। सर आप न्यूक्लियर रिएक्शन फिर से समझा सकते हैं सर, क्योंकि इतना डिस्कशन हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा सर। न्यूक्लियर रिएक्शन में कह रहा था कि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है। देखो पहले केमिकल रिएक्शन क्लियर हो गई आप लोगों को? यस सर। केमिकल रिएक्शन की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि आपके जो एटम्स हैं हाइड्रोजन के या ऑक्सीजन के, वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। आइडेंटिटी लूज करने का मतलब ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन बन गया या हीलियम बन गया, यस सर। या फिर हाइड्रोजन जो है कुछ और बन गया, ऐसा नहीं होता। यस केवल सर। बॉन्ड ब्रेक करके केवल नए कंपाउंड बनाते रहते हैं, लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहेगा, एटम चेंज नहीं होगा। यस सर। न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारी आइडेंटिटी चेंज, आइडेंटिटी डिपेंड किस पे कर रही है? उसके न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है ना? तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि अपना जो एटम है वो आइडेंटिटी लूज कर सकता है, मतलब नाइट्रोजन कार्बन बन सकता है, या हाइड्रोजन हीलियम बन सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। तो इस केस में क्या है, आपका जो न्यूक्लियस है, भाई हम हाइड्रोजन और हीलियम बोलने का मतलब क्या है हमारा? हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन है। यस सर। हाइड्रोजन। हीलियम क्या है? हीलियम में क्या होता है? सर 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। और सर 2 इलेक्ट्रॉन। और सर हम न्यूक्लियर रिएक्शन में सर हम बना सकते हैं क्या नोबल गैस सर? सर 2 न्यूट्रॉन। सर 2 न्यूट्रॉन। 2 न्यूट्रॉन। ये हीलियम है। यस सर। यस सर। ये हाइड्रोजन है। यस सर। ओके। तो यूजुअली जो है केमिकल रिएक्शन में ऐसा चेंज नहीं होता कि ये ऐसा बन जाए। ओके यस सर। सर। यस सर। लेकिन सर न्यूक्लियर रिएक्शन में ये हो सकता है। केमिकल में क्या होता है, आपने ऐसे पढ़ा होगा ना, डॉट लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ऐसे पढ़ेंगे आपने, ये पढ़ा है आपने? यस सर। यस सर पढ़े हैं सर। डॉट्स होते हैं उनके। ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? डॉट्स क्या चीज है? ये इलेक्ट्रॉन्स। ये वाले इलेक्ट्रॉन है। 2 हाइड्रोजन जब आते हैं आपस में तो वो ऐसे वाले जो इलेक्ट्रॉन होता है इनकी शेयरिंग कर लेते हैं आपस में, है ना सर कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड बना, तो उनकी शेयरिंग हो जाती है आपस में। जो अगला ये वाला होगा तो इनकी शेयरिंग हो रही है। यस सर। ठीक है, इनकी शेयरिंग हो जाती है, तो आप इसको ऐसे दिखाते हो। तो यहाँ पे न्यूक्लियस ने कुछ किया पार्टिसिपेट? नो सर। सर आइडेंटिटी हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहा। हाइड्रोजन ही रहा, केवल इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइंड हो गए, यही तो हुआ। यस सर। सर एक डाउट और है। एक मिनट मेरे को कंप्लीट करना है। Okay, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे जो है इस केस में क्या हुआ, न्यूक्लियस आपका चेंज हुआ नहीं हुआ? यहाँ पे देखो 1 प्रोटॉन था इसमें, और यहाँ बोले 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो न्यूक्लियस चेंज हो गया आपका। यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर ऐसा न्यूक्लियस चेंज हो रहा है तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन। और अगर मेरा न्यूक्लियस चेंज नहीं हो रहा, केवल इलेक्ट्रॉन वगैरह पार्टिसिपेट करके एनर्जी वगैरह लूज कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। आप फर्क पता चला दोनों में? यस सर। सर न्यूक्लियर रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। यस एब्सोल्युटली। आई में पहले और सर एक और डाउट था, सर हम नोबल गैस को भी सर ब्रेक कर सकते हैं क्या न्यूक्लियर रिएक्शन? कर सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में किसी को भी ब्रेक कर सकते हैं। यस। एक और डाउट पूछ सकते कोई? सर पीछे वाले पेज पे आपने लिखा था नाइट्रोजन। हाँ सर यहाँ पे नाइट्रोजन का लिखा है सर कार्बन प्लस। सर ये N और P क्या है सर? न्यूट्रॉन। यस सर। P प्रोटॉन। ओके सर। सर नोटेड। नोटेड।
डिफरेंस पता चल गया दोनों में? एक Yes, में sir. इन्वॉल्व होती है और एक में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। करेक्ट। एक और फर्क होता है इन दोनों में रिएक्शंस में। आपने ये पढ़ा है कि जो ये रिएक्शन होती है उसमें जो मास होता है आपका रिएक्टेंट, इनको रिएक्टेंट बोलते हैं। यस सर। यस इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट माने रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बोलते हैं जो आपने रिएक्ट किया। सर पहले में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल होता है सर, दूसरे में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी एप्लीकेबल होता है। करेक्ट। यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, मतलब कि क्या मतलब इसका? सर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का होता है सर, मास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का सेम रहेगा। करेक्ट। अगर इसका मास x है, इसका y है, तो इसका मास x प्लस y बनेगा, हो जाएगा। यस सर, यस। ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, आपको यहाँ पे मैं 14 लिख रहा हूँ, ये इसका मास 14 नहीं होता, लेकिन इसका मास कुछ होता है 14.00 समथिंग होगा, ऐसे 12.00 समथिंग होगा, ऐसे इसका मास कुछ होता है ना। इनका मास जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है। इस केस में क्या होता है, अगर आप मास ऐड करोगे, मान लो ये x है और इन तीनों का मास ऐड करो, है ना, कार्बन नाइट्रोजन प्रोटॉन का, तो आप देखोगे कि मास जो है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मास सेम नहीं है। नहीं है। यस सर। सर एनर्जी फॉर्मेशन के कारण। बिल्कुल। तो वो मास कहाँ चला गया? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, आपने क्या कहा है सर, मुझे नहीं दिया सर। ये फॉर्म हो गया। इतना तो आपको गैस भी कर सकते हो। अगर इसमें मैंने कहा कि मास एनर्जी में हो गया ना सर, एनर्जी बन गया मास का। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट is not equal to mass of product. ओके सर। ओके सर। तो हमारा मास में फर्क आ गया, ठीक है। यस सर। तो मास कहाँ गया? यस सर एनर्जी फॉर्मेशन में यूज। एनर्जी फॉर्मेशन कितनी एनर्जी बनाएगा सर 9 into 10 की पावर 7 या 8 mc स्क्वायर सर kg एनर्जी। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा एम क्या है यहाँ पे? मास चेंज होता रहे, जितना मास वहां पे हमारा गायब हो गया है ना, मास मान लो कम हो गया, जितना मास वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कितनी एनर्जी मिलेगी हमें? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। सर यहाँ डेल्टा एम का मतलब है मास गायब हो गया। हाँ कम हो गया ना, मास वहाँ पे कम हो जाता है यूजुअली आपका रिएक्शंस में। यस सर। वहां से एनर्जी लिबरेट होती है फिर, तो वो मास हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? मास हमारा एनर्जी में। एनर्जी में। तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, ठीक है। ये प्रिंसिपल कहाँ पे काम आता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। रिएक्शंस न्यूक्लियर रिएक्टर में होती हैं, और यस सर। एंड कहाँ पे होती हैं? न्यूक्लियर बॉम्ब। यस सर। बॉम्ब होता है वहां पे भी यही होता है, वहां पे आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हो न्यूक्लियर बॉम्ब में। तो न्यूक्लियर बॉम्ब में भी आपका जितना मास लूज होगा उतनी ज्यादा एनर्जी आपको मिलेगी। तो इतना डेडली क्यों होता है सर जब वो एनर्जी रिलीज कर रहा है? तो सर क्या करता क्या है वो? आ रहे हैं उस पे आ रहे हैं। ये इतना क्लियर हो गया सबको? फिर पर ये डेल्टा एम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। मास गायब हो जाता है और वो इतनी एनर्जी में बदल जाता है जो इतने बड़े बड़े रिएक्शंस हो जाते हैं। मतलब मास डिफेक्ट समझ में आपको? मास कम हो रहा है समझ में आ गया? नहीं। क्यों? अभी तो आपने बोला था डेल्टा एम, मैंने बोला था मास ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। सर आपने बोला ना मास गायब हो जाता है, वो नहीं समझ आया, उससे पहले या बाद का सब समझ आ गया। अगर यहाँ पे मास बराबर नहीं है तो मास में फर्क होगा ना दोनों में। बट सर हम तो सेम ही लेके चल रहे हैं। हम क्या लेके चल रहे हैं? सेम लेके चल रहे हैं सर। एक्चुअली सेम ही तो है सर। अगर हम इसे वापस डालें सर न्यूक्लियर फ्यूजन सर, प्रोटॉन वापस उसके अंदर चला जाएगा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के, तो फिर सर सेम ही हो जाएगा ना। पर हम मानते नहीं, क्योंकि हम कार्बन और नाइट्रोजन का इक्वल कभी नहीं मान सकते। हम तो कार्बन और न्यूट्रॉन का नाइट्रोजन का देख रहे हैं ना सर।
हाँ, ऐसा नहीं होता, मास फर्क आता है यहाँ पे। अगर मान लो इसका मास आप निकालोगे रिएक्टेंट का, जब आप नाइट्रोजन में करोगे, तो इसका मास मान लो आपने निकाला, इसका मास आया मतलब 14.008 सपोज। जब आप इसका Yes, मास sir. तीनों का ऐड करोगे तो यू विल गेट समथिंग 14.002। इनका मास सेम नहीं आएगा। तो ये तो Okay, sir. सेम क्यों नहीं आएगा? वजह से मानते हैं कि सर ये अप्रोक्स लेते हैं हम सब। नहीं, हाँ तो इधर करो, अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू भी लोगे तो सबकी, अगर आप कार्बन की एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे, नाइट्रोजन की एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे, प्रोटॉन की निकालोगे, सबको Yes, sir. ऐड करोगे, इस केस में जोड़ोगे इनको, तो ये मास बराबर नहीं आएगा। ठीक है, बराबर क्यों नहीं आ रहा? सर क्योंकि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। एनर्जी में सर convert एक हो गया। डाउट है, कुछ मास मेरा जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कितना मास कन्वर्ट हुआ है? 0.006। 0.006। 0.0 कितना मास कन्वर्ट हुआ? अब आप कहोगे सर इससे कितनी एनर्जी बन जाएगी? हाँ, कितनी बनेगी? सी की वैल्यू कितनी होती है? सर सी की वैल्यू 3 into 10 की पावर 8, तो सर सी स्क्वायर की वैल्यू 9 into 10 10 की पावर 16। 8। इसका स्क्वायर इतने जूल। तो इज इट सर 3 into 10 की पावर 8 ये फिक्स वैल्यू। हाँ, ये फिक्स वैल्यू है। सर ये सर एक डाउट है, एक मिनट रुकिए, पहले इसको कंप्लीट कर लूं। यस, ये एनर्जी ज्यादा है या छोटी है या बड़ी एनर्जी है? ये सर ज्यादा एनर्जी है। ज्यादा। 4 into 10 power 14 जूल्स आ रहा है। तो ये काफी बड़ी एनर्जी है। यस सर। यस तो सर। अब आपको समझ में आया न्यूक्लियर जो वेपन होते हैं वो डिस्ट्रॉय क्यों करते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारी मल्टीप्लाई करके बहुत सब कुछ हो जाता है। क्योंकि एक छोटे से मास से भी यू कैन गेट अ लॉट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। बट सर ये सी क्यों यूज करते हैं ये नहीं समझ आ रहा। सी लाइट से और एनर्जी का क्या मतलब? वो तो आप जब हायर थ्योरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि लाइट की स्पीड से एनर्जी का क्या लेना देना है। ओके सर। हायर थ्योरी पढ़ेंगे यस सर। माने बियॉन्ड आपका जब ग्रेजुएशन में पढ़ोगे तब पता चलेगा। ठीक है, अब सर बताइए। अगर सर यही वाली एनर्जी हम पावर इनटू टाइम करके निकाले जब भी इक्वली आएगी। हाँ, सेम आएगी। सर एक डाउट है सर, इलेक्ट्रॉन जो है सर जब ये रिएक्शन होता है सर कौन सा मास कन्वर्ट होता है सर एनर्जी में? सर पर हमारा जो है कि एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है सर, वो लॉ को ये कुछ वायलेट कर रहे हैं। यस सर। यस, वायलेटिंग इट विल वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके सर तो क्या इसका सर जैसे बोलते हैं कि क्वांटम फिजिक्स की अलग ही फिजिक्स होती है, उस पे लॉज नहीं काम करते, जैसे ग्रेविटॉन्स हमने लिया ग्रेविटेशन के लिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए सर वैसे ही? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कुछ चीजें अलग है ना आपकी। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट वैलिड। इज इट क्लियर? यस सर। और सर एक और है सर, मैंने पहले पूछा था सर, मैग्नेटार सर न्यूट्रॉन स्टार ही होता है सर जो बहुत तेजी रिवॉल्व करने लग जाता है सर। एक तो ये था कि न्यूट्रॉन सर हमारे एटम में सर क्वार्क्स अप एंड डाउन से चेंज होके फिर डाउन और अप हो जाते हैं, जिससे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है, ये शफलिंग होती रहती है। तो सर जब न्यूट्रॉन स्टार में ये नहीं होता क्या? आई एम नॉट श्योर, मुझे पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। मैं भी और सर एक और ये डाउट था कि सर न्यूट्रॉन जो होता है सर, न्यूट्रॉन स्टार और मैग्नेटार में सर सिर्फ पूरा एक न्यूट्रॉन का ही बंच होता है सर, जब वो ज्यादा तेज रिवॉल्व करता है तो ज्यादा बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होता है सर, इससे क्या रिलेशन होता है सर उसके साइज का? रिवॉल्यूशन तेज होने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, आप ये बोल रहे हैं? यस सर। वो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। अभी 10th क्लास में आएगा आपके पास, ऐसा क्यों होता है। ओके सर। सर जो वो 0.006 था वो वाला मास था जो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद जब हमने उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तब हमें टोटल एनर्जी फॉर्म्ड मिली है ना। हाँ, कि जितना मास हमारा कन्वर्ट हुआ उसने कितनी एनर्जी हमें दी। ओके सर। तो मास कहाँ कन्वर्ट हो गया? वो मास में कह रहा हूँ गायब हो गया। गायब मतलब वो कम हो गया इतना, तो इतना मास गायब हो गया हमारा। गायब हो गया। और वो कहाँ चला गया, किस फॉर्म में चला गया?
एनर्जी एनर्जी के फॉर्म एनर्जी की फॉर्म में। एनर्जी के फॉर्म में। ओके ठीक है, तो सर एक बार चीज पीछे कर दीजिए स्लाइड पे यहाँ पर यस सर सर एक चीज पूछनी थी सर, जैसे ओके सर सर आपने हो बताया कि सर बोलिए बोलिए। सर आपने बताया कि न्यूक्लियर रिएक्शन में किसी भी एटम का हम जो न्यूट्रॉन होता है उसको बदल सकते हैं सर, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का एग्जांपल लिया, तो सर वो रिएक्शन कैरी आउट कैसे किया जाता है, उसे जैसे को केमिकल रिएक्शन से न्यूक्लियर रिएक्शन में बदल देते हैं। मैंने न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे चलती है, कैसे स्टार्ट होती है, ऐसे पूछ रहे हो? यस सर, ऐसे पूछ रहा हूँ सर। यस सर। और सर एक और डाउट था कि सर अगर फिजिक्स में सर क्वांटम फिजिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लागू होता, तो क्या इससे मतलब न्यूक्लियर उसमें भी हम झेल सकते हैं ना, मतलब एनर्जी क्राइसिस? हाँ, वी कैन से एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्लस मास होता है हमारा, क्योंकि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है, दोनों को वो करते हैं। ठीक है, अच्छा पिछले क्वेश्चन पे आता हूं। मैंने क्वेश्चन न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होती है ना, तो न्यूक्लियर रिएक्शन होने के लिए क्या होता है, दो चीजें हो सकती हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती हैं, कुछ तो स्पॉन्टेनियस मतलब कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, जो खुद ही जो है कन्वर्ट होते रहते हैं डिफरेंट इसमें। ठीक है, उनको होते हैं रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। यस सर। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि खुद ही कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कार्बन, आपने कार्बन 12 और कार्बन 14 सुना होगा आपने। यस सर, कार्बन 12 इसमें से ये जो है सब्सटेंसेस का सर, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस का न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो डिस्टर्ब रहता है ना। हाँ बिल्कुल, वो आप पढ़ोगे, वो भी अभी 12th क्लास तक आएगा वो। तो ये रेडियो एक्टिव है आपका, जो कार्बन 14 है वो रेडियो एक्टिव है, जबकि कार्बन 12 रेडियो एक्टिव नहीं है, नॉर्मल कार्बन है। ठीक है, कार्बन 12 मतलब ये ऐसे होता है, और कार्बन 14 होता है आपका ऐसे। यस सर। ठीक है, अच्छा तो कुछ तो ऐसे होते हैं सब्सटेंस जो खुद ही टूट के जो है अपने नॉर्मल्स में कन्वर्ट होते रहते हैं, माने किसी और चीज में, कार्बन से। यस सर। 92 के आगे सर सारे रेडियो एक्टिव होते हैं ना? हाँ, उसके ऊपर सब रेडियो एक्टिव हैं जो आपके, है ना। तो कुछ तो खुद ही कन्वर्ट होते रहते हैं, कुछ मान लो जो स्टेबल हैं, जो कन्वर्ट नहीं हो रहे, उनको अगर आपको कन्वर्ट करना है, सपोज मान लो कार्बन है, कार्बन 12 इज स्टेबल, इसको आपको तोड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक हाई एनर्जी का पार्टिकल इसकी तरफ को एक्सेलरेट, इसके न्यूक्लियस की तरफ को एक्सेलरेट कराना, कोलिजन कराना पड़ेगा। जब आप कोलिजन कराओगे तो ये न्यूक्लियस टूट सकता है। यस सर। तो आपको इस पार्टिकल को बहुत ज्यादा स्पीड से एक्सेलरेट करा के यहाँ पे हिट करना पड़ेगा, तब इसके न्यूक्लियस को तोड़ेगा, तो इससे फिर कुछ और बनेगा। ठीक है। yes, तो सर इसीलिए जो नागासाकी हिरोशिमा बॉम्ब ब्लास्ट में जो वीडियो में देखा था सर, ऊपर से छोड़ दिया था एकदम, बहुत ऊपर से, तो उसमें भाई जो अंदर एटम्स है वो बहुत फास्ट स्पीड से, जो उसके अंदर एटम होगा, रेडियो एक्टिव एटम, उसके अंदर घुस जाए और उससे को तोड़ दे, तो उससे रिएक्शन हो जाए। उसमें देखो नहीं, वो उसका रीजन ये था कि एटम जो है वो ऑलरेडी, जब वो जहाज में बम ले जा रहे थे तो रिएक्शन ऑलरेडी वहां पे चल रही थी, रिएक्शन ऑलरेडी चल रही थी, है ना। ऐसा नहीं कि रिएक्शन बाद में स्टार्ट हुई जब उन्होंने नीचे फेंक दिया। तो कभी भी फट सकता है मतलब? नहीं नहीं, कभी भी नहीं फटेगा। होता क्या है, रिएक्शन जब चलती है ना, तो रिएक्शन को चलने के लिए कोई एक मास चाहिए होता है। मास मतलब कि मान लो ऐसे कुछ, मान लो कि आप 5 ग्राम मास मान लो मेरे को चाहिए कार्बन का, तभी वो रिएक्शन मेरी, देखो दो तरह की रिएक्शन होती है न्यूक्लियर रिएक्शन, एक कंट्रोल्ड होती है, एक अनकंट्रोल्ड होती है। यस सर। कंट्रोल्ड कहाँ होती है? न्यूक्लियर बॉम्ब में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होती है सर। न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल होती है, और अनकंट्रोल्ड कहाँ होती है? एटॉमिक बॉम्ब्स में सर, एटॉमिक और हाइड्रोजन बॉम्ब्स में सर, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब भी दो टाइप के ही होते हैं, एटॉमिक और हाइड्रोजन बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब टाइप के होते हैं? सॉरी सर, न्यूक्लियर बॉम्ब 2 टाइप्स के होते हैं। पता नहीं, ये तो मैंने तो 2 ही सुने तक, अभी तो कई सारे बने नहीं। एक डाउट है, और 1 मिनट में इसको कंप्लीट कर ले पहले, तब फिर अपने डाउट पे। तो कंट्रोल और अनकंट्रोल होती है, तो जो अगर बॉम्ब कहीं पे गिराते हैं तो कौन सी रिएक्शन करते हैं हम लोग? अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। यस। ठीक है, तो जब उसको जहाज में ले जाते हैं तो रिएक्शन हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होते हैं, कंट्रोल होती है उस समय, और फिर हम क्या करते हैं, हम उसे अनकंट्रोल करके उसे फेंक देते हैं नीचे।
तो फिर जब नीचे पहुंचते पहुंचते क्या होता है, एकदम से अनकंट्रोल हो जाती है और एकदम से रिएक्शन बहुत तेज होने लगती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होने लगती है और एकदम से बहुत सारी एनर्जी लिबरेट होती है, तो एकदम से जो है आपका जो है बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है बहुत जबरदस्त। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या होता है? मतलब क्या, मतलब कि उसका कंस्ट्रक्शन? हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर में देखो न्यूक्लियर रिएक्टर जो चलता है उसके लिए आपको कोई भी रिएक्टर चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, जैसे आपको गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो उसमें कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होगा। यस सर। दूसरा क्या चाहिए आपको, उसमें आपको ये चाहिए जो अभी हम बात कर रहे थे स्पीड से लाने के लिए, तो कोई एलिमेंट वो चाहिए आपको, पार्टिकल जो उसको न्यूक्लियर साइड में ऐसे ही रखे रहेंगे तो ये रिएक्ट नहीं कर सकते, इनको एक नहीं, इनको एक्सीलरेट करना पड़ेगा, हिट कराना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। और सर इनको कैसे सर्कमस्टांसेस में रखा जाता है जो ये इलेक्ट्रॉन्स ना होके फिर ये न्यूक्लियस वाइज रिएक्ट करते हैं? देखो न्यूक्लियस से रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, अगर होता क्या है, देखो जब ये पार्टिकल यहाँ मूव करता है ना इसके न्यूक्लियस की तरफ को, तो न्यूक्लियस इसे रिपेल करता है। ओके सर। तो अगर आप चाहते हो कि हिट करे तो आपको स्पीड बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, तब जाके हिट करेगा ये। यस सर। तो मतलब नॉर्मल कंडीशन में वो चीज नहीं हो सकती कि आप स्पीड बहुत ज्यादा दे दो, आपको स्पेशल कंडीशन उसके लिए बनानी पड़ेंगी। यस सर। तो आपके केमिकल लैब में ऐसे नहीं होगा कि केमिकल लैब में आपने कोई रिएक्शन करने गए और वो न्यूक्लियर हो गई। यस सर, ऐसे नहीं हो सकता। तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों सर? अगर नॉर्मल किसी एटम में एटम्स रहते हैं तो वो दूर दूर रहते हैं। हाँ बिल्कुल सर, हाई एनर्जी डालनी पड़ेगी ना, तभी तो जाएगा वो। बिल्कुल, वो हिट करने के लिए आपको बहुत एनर्जी चाहिए। अभी आप पढ़ोगे न्यूक्लियर रिएक्टर भी आएगा आपके सिलेबस में, देखेंगे होगी उसमें क्या होता है। सर एक डाउट है सर, जैसे हम ये हाई एनर्जेटिक पार्टिकल छोड़ते हैं, ये कौन सा एनर्जेटिक पार्टिकल होता है? यूजुअली ये न्यूट्रॉन होता है। सर ये न्यूट्रॉन होता है। सर जब हम न्यूट्रिनो को कैच कर रहे थे तो सर हमने जीनॉन लिया था। सर जीनॉन न्यूट्रिनो से क्यों रिएक्ट करते हैं जबकि उसे घोस्ट पार्टिकल कहते हैं? सर उसमें क्या स्पेशल होता है प्योर जीनॉन में? आपके लिए उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसको एक तो देखो जो कैप्चर वगैरह होते हैं सब कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसकी एनर्जी का रेशो क्या है, मास का रेशो क्या आ रहा है, वो सब देखना पड़ेगा। यस सर। अवेलेबिलिटी किसकी है, कई सारे फैक्टर होते हैं, अवेलेबिलिटी है या नहीं है किसी की। ओके सर। और सर एक और ये डाउट था कि सर जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन में देखते हैं तो हम सर 3 पार्टिकल देखते हैं सर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं सर वो क्वार्क्स में डिवाइड हो जाते हैं सर, इलेक्ट्रॉन नहीं होते डिवाइड। सर फिर भी ये एनर्जी उसमें कैसे पार्ट ले पाते हैं जबकि ये उनसे भी ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आते हैं लेप्टॉन्स में? इलेक्ट्रॉन, यस सर, इलेक्ट्रॉन से क्वार्क्स वाली कैटेगरी में ही तो गिने जाते हैं सर, लेप्टॉन्स में। तो सर फिर ये कैसे भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट कैसे करते हैं उसमें? यस सर, ये तो ज्यादा स्मॉल है क्योंकि सर क्वार्क्स थोड़ी लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में। हाँ तो हमने भी तो इलेक्ट्रॉन को कुछ बात किया नहीं है ना, हमने तो क्या बोला कि हमने बोला कि आपका न्यूक्लियस चेंज हो रहा है। मैंने ये तो नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन ओके सर चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। सर पर सर फिर आपने सर यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लिखा है सर, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखा? सर वहां पे आपने कहा कि मास चेंज हुए, तो सर मास कौन सा है फिर? वो ये मास न्यूक्लियस का, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है उसका मास है ना। मैं शेल का, इसका मास चेंज नहीं हुआ, न्यूक्लियस के अंदर जो मास था वो चेंज हुआ। तो सर हम मास करते हैं सर, इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल ही मानते हैं। हाँ मान सकते हैं, लेकिन कुछ तो मास होता है। आप देख रहे हो यहाँ पे इतने छोटे से मास के कारण भी कितनी एनर्जी लिबरेट हो रही है। यस सर। तो छोटे छोटे मास के कारण काफी एनर्जी लिबरेट हो सकती है। सर क्वार्क्स क्या होते हैं? अब आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं हम लोग, क्वार्क्स हमारे सिलेबस में नहीं है अभी, उसको मत जाइए। एक्सक्यूज मी सर। यस सर जो E इक्वल्स टू सर डेल्टा एम इनटू सी स्क्वायर वाली इक्वेशन है, ये केवल उन्हीं प्लेसेस पे एप्लीकेबल है, मतलब जहाँ पे मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। यस एब्सोल्युटली। तो सर ये मतलब जैसे जो हमारे जो हम कॉमन सिचुएशंस देखते हैं सर, वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है।
नो केमिकल सॉरी जो कॉमन हमारी सिचुएशन है वहाँ पे नहीं है। मैंने ये तब है जब आपका मास एनर्जी में कन्वर्ट हो या एनर्जी मास में कन्वर्ट हो, ठीक है। तो हम यूजुअली मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में, ठीक है। अच्छा ये क्लियर हुआ सबको? दोनों में फर्क पता चला, न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन? यस सर, अंडरस्टूड। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज हमने डिस्कस की है वो ना आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कई सारी चीजें आपके आउट ऑफ सिलेबस में, तो उसमें हम नहीं जा रहे। मोटी मोटी जो हमें चीजें समझ में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि एक तो न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में क्या फर्क है, ठीक है। और ये कैसे कैसे माने हमारी रिएक्शंस मास डिफेक्ट होता है, ये मैंने मास से फर्क पड़ता है, उससे हमारी एनर्जी जो कन्वर्ट होती है वो mc² होती है। इतना अगर समझ में आ गया तो वी आर यस सर, ठीक है, ठीक है। तो आप नंबर दे दीजिए सर, मैं और डाउट पूछ सकूं सर, बहुत सारे हैं क्वांटम से रिलेटेड। मुझे भी क्वांटम पढ़नी पड़ेगी फिर दोबारा से। क्वांटम बायोलॉजी से भी रिलेटेड है कई सारे। तो आप ग्रुप में डाल सकते हो, ग्रुप भी तो आप लोगों का सर कौन सा? आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप बनाओगे मेरे ख्याल से 9th का। बना दीजिए सर। मैं नहीं मैडम बनाएंगे। आपका बना नहीं होगा क्या 9th का सर टेलीग्राम ग्रुप? सर मैथ्स नो का है। सर, 10th का बच्चा बना लेंगे सर, किसी बच्चे से बनवा लो। अच्छा सर मैडम मैथ्स का तो अलग अलग मत बनाओ। आप मैडम से बोलना, मधु मैडम या कौन कांटेक्ट में रहता है आपके, उनको आप बोलेंगे तो वो बना देंगे आपको एक ग्रुप, ठीक है, फिजिक्स का। यस सर। ओके चलिए मैं आगे चलता हूँ उसमें। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपकी जो एनर्जी लिबरेट होती है वो इतनी होती है, तो अगर कोल से मुझे निकालनी है तो मैं ऐसे निकालूंगा, क्योंकि कोल वाली जो रिएक्शन होती है वो केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो वहां पे मास का मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैं वहां पे लिखता हूँ x इंटू एम, कैलोरीफिक वैल्यू इंटू जितना मास मैंने उसको जलाया है, ठीक है। और जब मैं न्यूक्लियर रिएक्शन करूंगा तो मेरा मास डिफेक्ट आ जाएगा, कुछ फर्क आ जाएगा, तो वहां पे मैं एनर्जी ऐसे निकालूंगा डेल्टा mc²। सर E इक्वल्स टू n कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब ये हमें केमिकल रिएक्शंस में यूज करना है ना? हाँ, x इंटू एम, कैलोरीफिक वैल्यू इंटू मास। ओके सर, ऐसा लग रहा है। चलिए अब जो है अपने पॉइंट पे आते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले थे, वो था किलोवाट आवर क्या होता है। तो हम बात कर रहे थे कि एनर्जी बाय टाइम हमारी पावर होती है, या फिर एनर्जी जो होती है वो पावर इनटू टाइम होती है, ठीक है। पावर की जो यूनिट होती है वो यूजुअली वॉट होती है, या किलोवाट या मेगावाट होती है, और टाइम हमारा सेकंड, आवर, मिनट ऐसे लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे घर में 1 किलोवाट का कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कि 1 घंटे काम करता है, तो ये कितनी एनर्जी यूज करेगा? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर करूंगा मैं, 1 आवर। यस सर, 1 किलो 1 किलोवाट 1 किलोवाट आवर। तो सर ये 1 जूल ही तो होगा। अच्छा जूल में कितना होगा? जूल में निकाल लेते हैं। नहीं 1 जूल नहीं होगा, 1 किलोवाट 10.6 into 10.6 जूल। हाँ ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसा यूनिट में इसको लिख सकते हैं 1000 वॉट, 1000 जूल पर सेकंड। यस सर, है ना। वॉट क्या होता है? जूल पर सेकंड ही होता है ना। यस सर, यस 1000 जूल पर सेकंड। 1 आवर को कितना सेकंड लिख सकता हूं मैं? 1 आवर 60 into 60 3600। 3600 सेकंड। कौन से ऐसे कट जाएगा? ऐसे लिख सकता हूं मैं। यस सर। यस सर, यस सर। इससे ये कट जाएगा तो ये क्या आएगा? 360012 लाख 3.6 into 10 to power 6 जूल। यस सर, जूल, करेक्ट, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर जो मेरा होता है वो किसके बराबर होता है? 3.6 into 10 to the power 3.6 into 10 to the power 6 joules। ओके सर। तो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ the commercial unit of energy। एनर्जी। एनर्जी। पावर का नहीं है, ठीक है। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर, तो दिस इज कॉमर्शियल यूनिट। आप जो घर में आपका बिल आता है, यूनिट आता है ना, 5 यूनिट आपने यूज किया, 20 यूनिट, 100 यूनिट यूज किया, यस सर, तो 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर। यस सर, एक यूनिट जो आपका बिल आता है उसका मतलब आपने 1 किलोवाट आवर एनर्जी यूज की है।
अच्छा, जो हम कहते हैं कि 500 यूनिट यूज कर लिए या 600 यूनिट यूज कर लिए। बिल्कुल, उसका मतलब आपने 500 किलोवाट आवर एनर्जी यूज कर ली है। सर 1 किलोवाट आर की वैल्यू हमेशा इतनी। हाँ बिल्कुल, इतनी तो होगी। आपने जो कैलकुलेट किया अभी 1 किलोवाट मतलब पहले आप 1000 वाट करोगे और 1 आवर को आप सेकंड में करोगे तो वैल्यू इतनी आएगी आपकी। ओके। तो ये हमारा बिल होता है अगर वो है, ठीक है। अच्छा, ये नोट कर दिया सबने? नोटेड। यस सर। यस नो सर। सर कर रहे हैं। सर अच्छा, पर आपने यहाँ 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोवाट पर मतलब आर क्यों लिखा है? 1 यूनिट एनर्जी। हाँ ये भी तो एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। ओके सर। जैसे जैसे हमने पावर की बहुत सारी देखी थी, अब एनर्जी की। बिल्कुल बिल्कुल, वी कैन से। डन। सर इतनी एनर्जी कहाँ पे देख सकते हैं? इतनी एनर्जी 1 किलोवाट आर एनर्जी मतलब किस चीज से रियलिस्टिक एग्जांपल से हम रिलेट कर सकते हैं इसको? अगर आपका मान लो एक गीजर है जो पानी का गर्म करते हो आप, गीजर हम्म। वो कितना वाट का होता है? लगभग 1 किलो वाट का होता है या 1.5 किलो वाट का होता है? घर पे जो गीजर सर लगभग 1500 वॉट का होता है। 1500 वाट का, तो 1 या 1.5 किलो वाट मान सकते हो उसे। ये तो सर उसे अगर मैं एक किलो वाट को 1 घंटे चलाऊं गीजर को, तो कितनी एनर्जी लेगा वो? 1 किलो वाट आवर, 1 किलोवाट आवर। यस सर। है ना। पावर इनटू टाइम करोगे एनर्जी के लिए, उसकी पावर जो है 1 किलो वाट है, 1 सर आवर तक चलाना। वॉट का होता है मतलब वो 1500 की पावर से हीट कर सकता है ना? हाँ, उसे 1500 जूल पर सेकंड एनर्जी चाहिए। हम्म। तो सबसे ज्यादा गीजर और इन्हीं अप्लायंसेस की होती है ना, गीजर हीटर की। सर पर सेकंड या पर आवर? पर सेकंड 1500 जूल, अगर उसकी 1500 वाट पावर है। सर जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो सर मीटर होता है उसमें जो यूनिट लिखी रहती है सर वो भी इसी के इक्वल होती किस पे लिखी रहती है, सॉरी? है। सर इलेक्ट्रिसिटी का जो सर मीटर होता हाँ, उसमें क्या लिखा रहता है? यूनिट लिखी है रहती उसमें भी जो यूनिट लिखी आती है सर वो भी 1 किलोवाट के, वो 1 किलो आर के इक्वल। हाँ बिल्कुल, उसमें जो आपका यस सर। जो रीडिंग आती है ना आपकी, जो वो सर आपकी फिर सेकंड में सर आर क्यों दिखते हैं? फिर सर सेकंड में देखते हैं तो किलोवाट आवर की जगह एस क्यों नहीं लिखते? सर सॉरी, 1500 किलोवाट सेकंड आप बोले, किलोवाट सेकंड क्यों नहीं लिखते हैं? यस सर। किलोवाट सेकंड प्रैक्टिकल यूनिट नहीं होगी ना। मतलब अभी आपका बिल आता है तो 500 यूनिट आता है, 300 यूनिट, 200 यूनिट, ऐसे बिल आता यस है सर। ना। तो अगर मैं सर उसको सेकंड में सब लिखूंगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फिर आपका बिल ऐसे आएगा कि 50,000 या 1.5 लाख यूनिट, 2.5 लाख यूनिट, तो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सा लगेगा वो दिखने में। यस सर। तो इसलिए इसको यस किलोवाट सर। आवर में लिखते हैं, बड़ी तो यूनिट सर लेते हैं। पानी मतलब गीजर वो गर्म कर रहा होगा पानी, तो सर 1 सेकंड में ये देखें वो कितना गर्म हो गया। नहीं, कितना गर्म हुआ वो तो अलग चीज है, वो तो पानी की उस पर ये डिपेंड। लिखी भी रहती है ना सर, जैसे ड्रोन की मोटर उनमें लगी लिखी हुई होती है कि इतनी पावर देना, ज्यादा दोगे तो खराब हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, पानी का जो गर्म करोगे आप तो पानी में कितना गर्म होगा वो तो अलग चीज है, लेकिन कितनी एनर्जी आपने गीजर में दी वो यहाँ से निकल के आ रही है कि उसने 1500 वाट अगर वो है तो हाँ उसने उसको 1500 जूल 1 सेकंड में दी एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसने इतनी खींची हमारी। हाँ ये भी बोल सकते हो, इतनी इलेक्ट्रिसिटी खींची उसने। 1 सेकंड में वो 1500 जूल खींच रहा है एनर्जी। बिल्कुल, 1500 जूल एनर्जी खींच रहा है और उसको दे रहा है पानी को। तो सर फिर गीजर चलाने से तो बहुत ज्यादा बिल आता है। तो आता ही हो तो आप देख लो गीजर चला के उसको काउंट करना। हाँ सर। जब आपके गर्मियों में एसी चलते हैं या सर्दियों में गीजर चलते हैं उस टाइम पे बिल ज्यादा आता है। ये सर अब समझ यस गया। सर। तो सर्दियों में गीजर और गर्मियों में एसी। तो हाँ सर मतलब अगर मैं अपने गीजर को 1 घंटा चला रही हूँ तो मुझे 1 किलोवाट एनर्जी उतनी इतनी सारी होगी। आपका 1 यूनिट का बिल आ जाएगा। 1 यूनिट कितने रुपए की? दिल्ली में लगभग 5.5 रुपए 6 रुपए की शायद यूनिट है एक। सर इतनी सस्ती है? यस सर। सर हीट सिंक जो होता है सर, उसका भी साइज बढ़ाना पड़ता है तभी काम करती है वो। हाँ, तो यूनिट जो हमारी होती है लगभग दिल्ली में 6 रुपए या 7 रुपए से कुछ होगी, या 5 रुपए होगी लगभग।
ओके तो सर। एक सर अगर इतना कम? इतना कम बढ़ा दो फिर सरकार को बोलो बढ़ा दें। नहीं सर, यूपी में तो बहुत है। यूपी में बहुत हर ज्यादा जगह। कहाँ पर ज्यादा है? सर, यूपी में तो इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल सबसे ज्यादा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैंने तो अभी वहीं शायद पढ़ा। सर यूपी एसी में में 11 रुपए यूनिट होगा, मेरे ख्याल से 12 रुपए यूनिट होगा। यस सर, यूपी में महंगा है। सर जो भी है सर, ये एसी में कितना आता है? एसी में कितना किलोवाट होता है कंपैरिजन एसी के लिए? में आई एम नॉट श्योर, आई थिंक मेरे ख्याल से वहाँ भी 1 किलोवाट के आसपास तो होता ही होगा। सर वो इसलिए तो होता है सर, क्योंकि मोटर जो होती है उससे फैन से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सर हीट सिंक जो होती है वो ज्यादा हीटेड हो जाएगी और उससे प्लास्टिक जो कवर करती है वो पिघल जाएगी, तो इसके लिए बहुत सारे फैन लगाने पड़ते हैं जो पीछे की साइड पे हवा छोड़ते हैं। तो सर जो वो AC हीटिंग रॉड होती है, हाँ बोलिए। सर जो हीटिंग रॉड होती है जिससे भी, उससे भी पानी गर्म होता है सर, उसको भी अगर हम 1 घंटा चलाते हैं तो वो भी 1 किलोवाट ही एनर्जी करेगा, या उस पर लिखा रहता है? रॉड का कम होता है क्योंकि रॉड धीरे धीरे गर्म करता है ना पानी को, रॉड एनर्जी कम लेता है। और उसका 700-600 कुछ होता है। हाँ तो उसका कम होता है। यस सर। और जो आप एसी आप पूछ रहे थे, तो एसी भी लगभग 1 या 1.5 किलोवाट के आसपास होते हैं। तो मतलब वो 1 घंटे में 1 किलोवाट या 1.5 किलोवाट एनर्जी। सही हीटर की भी होती है ना सब बहुत ज्यादा तो। हाँ हीटर भी यूज करता है काफी। यस सर, उसकी भी 1000 वॉट तो होती है। हाँ तो हीटर सर भी काफी। मतलब 1 टन 1.5 टन का जो हम एसी बोलते हैं उसका मतलब यही होता है 1 नहीं, किलोवाट? अच्छा उसका बोला। मतलब नहीं, उसका मतलब ये नहीं होता, लेकिन लगभग उसकी पावर इतनी आती है। मन तो उसका मतलब अलग होता है कुछ। सर अब क्या इसका क्या बोलूं? मतलब होता सर किसका मतलब क्या होता है टन का? उन्होंने पूछा ना क्वेश्चन, जो एसी में 1 टन लिखा रहता है, 2 टन लिखा रहता है, उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये है क्या कि वो 1500 वाट का होता है या 1000 वाट का होता है। अच्छा, है? तो उसको ओके सर, मतलब अलग यूनिट है। हाँ दैट इज डिफरेंट यूनिट। जो टन में लिखते हैं ना एसी, उसकी एक अलग वो है डेफिनेशन कि वो इतना टन का मतलब क्या होता है। ओके सर। ओके सर। है, उसमें वोल्ट में नहीं आता वॉट। उसमें एसी में लिखा होता है कि आपका जो एसी है उसकी एसी की जो वो है पावर कंजम्पशन वो कितनी है, उसमें लिखा रहता है ना। सर आपने जो बोला ना कि प्राइस क्या होता है 1 यूनिट का, सर वो डिपेंड करता है आप कितना यूनिट कंज्यूम करते हो, 300 या 500 या 1200। हाँ वो सरकार वेरिएबल रखती है उसको। यस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ एक मिनट, एक मिनट। से एक डाउट है। हाँ जी, वन बाय वन। यस, पहले कौन यस पूछा? सर। मैंने अभी एक प्रॉब्लम ली है सर। सपोज कोई ऑब्जेक्ट सर रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, u इक्वल्स टू 0 है, तो सर उसमें जो टोटल एनर्जी वो मतलब किसी पॉइंट पे जाके जहाँ पे उसकी वेलोसिटी हम v माने सर, वहाँ पे उसकी जो एनर्जी होगी वो सर p इंटू टी होगी, मतलब पावर इंटू टाइम। और सर उसी एनर्जी को हम हाफ mv² भी लिख सकते हैं। सर आप एक बार इसको इक्वेट करके देखेंगे सर, मुझे इसमें लास्ट में v की वैल्यू 2at के बराबर आ रही है। हाफ का फर्क आ रहा है। यस सर। चलो एक देख लें इसको ट्राई करके एक बार। यस सर। ठीक है, अब बताइए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी आएगी इसकी बी पॉइंट पे। यस सर। सर इनिशियल वेलोसिटी अगर हम सर 0 लें और वहाँ पे v वेलोसिटी है और सर मास m है। मास m है, ठीक है। यस सर। आप क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सर तो वहाँ तक जो टोटल एनर्जी होगी सर वो पावर इनटू टाइम होगी। एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, ठीक है। और सर इसी एनर्जी को हम E इक्वल्स टू हाफ mv² भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, ये कौन सी थ्योरम है? इक्वल टू हाफ mv²? बाकी लोग बताएंगे कोई? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सर, काइनेटिक एनर्जी। नहीं, थ्योरम का नाम क्या है कि जो आपने वर्क डन किया इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? थ्योरम का नाम क्या है सर? वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। करेक्ट। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से यहाँ पे जो एनर्जी आनी चाहिए वो हाफ mv² आनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब आगे। यस सर। सर अब इसे P इंटू टी को हम F इंटू वी इंटू टी लिख सकते हैं, जहाँ पे सर जो F हमारी फोर्स है। ठीक है सर अब आप इसको हाफ mv² के इक्वेट कर दीजिए सर उससे। सर v से v कट गया और सर फिर v का वैल्यू 2ft/m आ रहा है। ओके।
और सर फिर वो 280 के बराबर आ रहा है। ठीक है, ओके, आप कह रहे हैं इससे गलत आ रहा है ना? यस सर। सर v तो a इंटू टी आना चाहिए अगर u 0 है तो। हाँ, क्या गलती होता है इसमें बाकी लोग? ये सही है, पावर को फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। यस यस सर। यस सर। सर लेकिन टाइम कहाँ से आ जाएगा उसमें? फोर्स इंटू वेलोसिटी तो आएगा, टाइम टाइम तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे, एनर्जी पावर इंटू टाइम है। हाँ सर। बताइए क्या गलती है इसमें? कह रहे हैं दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, 1/2 का फर्क आ रहा है। सर वो आपने सेकंड वाले में सर e के बाद क्या लिखा है सर? e इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। पावर हमने पढ़ा था ना, फोर्स सर इंटू हाफ mv ft के इक्वल आ रहा लिख सकते हैं पावर को फोर्स इंटू वेलोसिटी। वर्क डन होता है ना आपका, पावर क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और बाय टाइम करोगे तो फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये चीज क्या होगी? वेलोसिटी होगी। यस सर यस। ठीक है, बताइए इसमें क्या गलती है? है। सर इसमें क्या आप पूछ रहे हो? इसमें सर टी सर पूछ के रहे हैं यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि भाई ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा, ऐसे कर सकता हूं मैं? अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? F इक्वल टू ये करना चाह रहे हैं? सर सर मैं ये कह रहा हूँ सर, इसके बाद जो v है सर वो 280 के बराबर है। v जो है u प्लस 80 होता है। हाँ, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सर लेकिन इससे इस केस में तो v 80 के बराबर आना चाहिए सर, लेकिन वो 280 के बराबर आ रहा है। अच्छा, फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख रहे हो? यस सर। यस सर। और यहाँ से ये काट लो। आप कह रहे हो v इक्वल टू 280 आ रहा है, जो कि गलत है क्योंकि सही ये होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी की दिया है वो, वेलोसिटी की दिया है वो एक कांस्टेंट को दिया है ना, इसलिए नहीं बोला कि ये इतना एनर्जी ओके, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बोल तो सही रहे हो कुछ, लेकिन आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्या बोल रहे हो आप? सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर जो मैंने बुक में पढ़ा था उसमें ये लिखा था कि सर जो काइनेटिक एनर्जी दिया होता है उसमें जो वेलोसिटी दिया होता है वो एक कांस्टेंट का दिया रहता है, उसमें u और v थोड़ी बताए जाते हैं। हाँ, तो लेकिन आप रिलेशन तो बना ही सकते हो ना। ठीक है, वो एक पॉइंट पे वेलोसिटी है तो ठीक है, लेकिन रिलेशन तो आप बना सकते हो उसमें। इसमें गलती क्या है? और हमने किया उसमें क्या गलत है? सर बस एक सेकंड। सब लोग सोच रहे हैं? यस सर। यस सर। बताइए क्या गलती है इसमें? सर इसमें सर पोटेंशियल एनर्जी का भी इन्वॉल्वमेंट होगा क्या? नो, पोटेंशियल एनर्जी का इन्वॉल्व नहीं होगा। यस सर नहीं होगा, तो सर फिर क्या गलती हो सकती है इसमें? देखो, बाकी लोग पहले दिमाग लगा दो सबको, फिर सोचते हैं, फिर बताता हूँ आपको। सब लोगों को एक बार ट्राई करने दो पहले। सर एक्सेलरेशन को v माइनस u अपॉन t लिख सकते। हाँ, तो यही चीज़ है, सेम आएगा उससे, तो उससे यही आएगा।
Anyone got any idea? The power is equal to force into average velocity था ना? ओके, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी देना चाहिए। यहाँ से आप बोल रहे हो कि पावर, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि ये एवरेज होना चाहिए, कैसे? सर s upon t तो एवरेज वेलोसिटी होता है ना? ओके, x अपॉन t एवरेज वेलोसिटी होता है, यस करेक्ट। x जो हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और टोटल टाइम आपने लिया, तो ये एवरेज वेलोसिटी आना चाहिए यहाँ पे। और जो हमने v लिखा है, v क्या है? जो हमने v यहाँ पे यूज किया, फाइनल वेलोसिटी। सर हमने Angular. फाइनल वेलोसिटी है सर वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइनल या इंस्टेंटेनियस है? यस सर। यस सर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। तो दोनों वेलोसिटी डिफरेंट है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था मुझे एक्चुअली? जब मैंने लिखा था यहाँ पे फोर्स इनटू, मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पे तो सर एवरेज वेलोसिटी v प्लस 0/2 सर ये होगी। इस केस में ये होगी क्योंकि ये लीनियर वेरिएशन है ना, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी ये होगी हमारी इनटू टाइम। यस सर। तो यहाँ से हम सोच सकते हैं, फिर यहाँ से बराबर आएगा, ठीक है? यस सर, यहाँ Yes, से sir. v की इक्वल आ रहा है। समझ नहीं आया सर। इन्होंने ये बोला कि यहाँ पे हमने जो लिखा है, आपने बोला कि सर यहाँ पे जो आपने बोला कि पावर इज वर्क बाय टाइम, तो वर्क में आपने लिखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यस सर। और फिर आपने बोला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज वेलोसिटी। यस तो ये क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम क्या, कौन सी वेलोसिटी होती है? इंस्टेंटेनियस होती है या एवरेज होती है? सर एवरेज। एवरेज, तो ये वेलोसिटी एवरेज होनी चाहिए। यस सर। और जो आप यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर लिख रहे हो, यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है ये कौन सी होती है? एवरेज या इंस्टेंटेनियस? सर इंस्टेंटेनियस होती है। ये इंस्टेंटेनियस होती है। तो ये Yes, sir. यानी ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों v नहीं हो सकती। यस सर। ये अगर v है, इंस्टेंटेनियस है, तो इसकी वैल्यू कुछ और है, तो एवरेज आएगी। तो एवरेज की वैल्यू क्या लिखूं यहाँ पे? तो एवरेज की वैल्यू मैंने लिखी v प्लस 0/2, क्योंकि इनिशियली 0 थी, अब v है ना? या फिर आप क्या लिखोगे? टोटल डिस्टेंस बाय टाइम ऐसे करोगे, या फिर ऐसा निकालोगे एवरेज? यस सर। टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, अगर आप x एवरेज तो ऐसे निकलेगा ना। x by t करोगे, कांस्टेंट मानी है हमने। सॉरी सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट मानी है हमने। एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ था इसमें। ओके सर। तो अगर आप ऐसे करोगे तो एवरेज निकालने का तरीका, बेसिक फंडामेंटल तो ये होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम करोगे तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? हाफ AT स्क्वायर आएगा, बाय टाइम, टाइम से डिवाइड करोगे तो हाफ AT आएगा। ये दिस इज माय एवरेज वेलोसिटी। और v इंस्टेंटेनियस, v कितनी आएगी? u प्लस AT, वो आएगी कितनी? u 0 है हमारा, तो AT आएगा। ये मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और ये मेरा एवरेज वेलोसिटी है। क्लियर? यस सर। यस सर। तो एक डाउट है। एक मिनट, आप लोगों ने किया होगा ना एवरेज वेलोसिटी वाले क्वेश्चन किए थे आप लोगों ने? यस सर, एवरेज Yes, sir. वेलोसिटी में। Yes, यस sir. सर। ठीक है ना? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, तो टोटल Yes, डिस्प्लेसमेंट लो, यस सर, ये- यस। और इंस्टेंटेनियस कैसे आ जाएगा? तो यहाँ से पुट करके इससे आप देखोगे तो आपका आंसर अब ठीक आएगा। यानी ये v और ये भी डिफरेंट थे आपके। यस सर, अब Yes, वो sir. इक्वल्स टू 80 आ रहा है। ओके, दूसरा मेथड अगर बताऊं, जो हायर, यस सर। दूसरा मेथड अगर मैं सोचूं तो हायर क्लास में क्या करते हो? सर एक कर दो सर। एक मिनट बस, अभी इसको खत्म करने दो। उसमें डाउट था कि जो पहले किया था, या कुछ अलग डाउट है? सर मेरे को सर इससे नहीं सर, अलग डाउट है। अच्छा, तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं, है ना? यस सर। अगर आप वर्क डन निकालोगे तो पावर इनटू टाइम, आप कह रहे हो पावर ये है, ये कौन सी पावर है? F इंटू वी जो है, एवरेज पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर है। अगर मैं v को लिखूं, जब v इंस्टेंटेनियस स्पीड है, तो F इंटू वी कौन सी पावर है? एवरेज पावर या इंस्टेंटेनियस पावर? सर एवरेज पावर। सर एवरेज।
नहीं, मान लो मेरी यहाँ सर पे ये स्पीड इंस्टेंटेनियस पावर। सर ये भी इंस्टेंटेनियस होगा। अगर ये v इंस्टेंटेनियस है तो पावर भी मेरी इंस्टेंटेनियस होगी। यस सर। यस सर। यस सर। अब मेरा अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स कांस्टेंट होगा। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। फोर्स कांस्टेंट है बट वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है या बढ़ रही है घट रही है? सर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग तो है? इंक्रीज इंक्रीज हो रही है क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पे। यस सर। तो यस मेरी सर। वेलोसिटी बढ़ रही है तो इंस्टेंटेनियस पावर मेरी क्या हो रही है? कांस्टेंट है या बढ़ रही है घट रही है? सर बढ़ रही है। बढ़ रही है। बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो जब वर्क डन निकालोगे तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? समेशन करना पड़ेगा सारे उसका। आपकी पावर हर जगह पे अलग अलग है ना, हर पॉइंट पे। यस सर। यस सर। आपको इनको ऐड करना पड़ेगा पावर को, सारी जो पावर डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट पावर होंगी आपकी। तो पावर इनटू टाइम जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपने तो टोटल टाइम ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पूरा ले लिया आपने, लेकिन क्या यहाँ से यहाँ तक के टाइम में पावर कांस्टेंट थी? नो नो सर। सर। सर इंक्रीजिंग थी। इंक्रीजिंग थी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे एलिमेंट लेके सारी पावर इनटू टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उनको ऐड करके फिर आपका टोटल वर्क डन आएगा, वो आपका हाफ mv² के बराबर आएगा। ओके सर। और इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। हायर क्लास में आप पढ़ोगे, जब इंटीग्रेशन करोगे ना इसका पावर इनटू टाइम का, तो वो आपका हाफ mv² ही आएगा। ठीक है, तो दोनों अप्रोच हैं, either you take this approach or you take this approach। तो ये तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, मैंने सब लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो अभी हम इस अप्रोच से पढ़ेंगे। ठीक है? यस सर। अच्छा, इसको पहले इसको देखेंगे, सबको क्लियर हो गया ये चीज? सर एक बार लिख लेते हैं। यस सर। लिख लीजिए। किसी को डाउट है इसमें? ये सर इसमें नहीं सर, एक अलग डाउट है सर। वो इस सब अब बताइए सर। एसी जो होता है सर, कुछ एसी रिमोटली कंट्रोल होते हैं सर, हीटर और सर टेलीविजन भी। सर ये कहते हैं कि अगर आप उससे ऑफ कर दो तो ऑफ हो जाएगा टीवी, टेलीविजन, एसी। सर ये जो कहते हैं सर, इसमें भी तो सर पावर जाती होगी ना? हाँ बिल्कुल। रिमोट तब वो काउंट करते हैं किसमें? जो रिमोट यूज करता है वो पावर या टीवी की पावर? सर टीवी हमने रिमोटली ऑफ किया है ना, पर वो उसका अभी भी चल रहा है वो एक तरह से सर। जैसे एसी पे हम वापस बटन दबा के ऑन करेंगे। हाँ, तो कुछ पावर तो रहती है उसमें, कुछ तो उसमें वो चल रहे होते हैं ना, मैंने लाइट तो थोड़ी जल रही होती है, थोड़ा सा होता है। ये सर, तो फिर हम उसे काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे बिल्कुल, अगर कंजम्पशन हो रहा है तो काउंट तो करेंगे ना। ये सर फिर ये दिखा क्यों देते हैं ऐड में कि रिमोटली कंट्रोल्ड है? तो सर मतलब पावर जाती है ना हमेशा, हमें वैसे ऑफ करना चाहिए मैन्युअली, तभी खत्म होगा। नहीं, ऐसा पावर मतलब पावर मान लो पहले 40 वाट यूज कर रहा था, अब आपने उसे ऑफ कर दिया। अब मान लो आपने ऑफ कर दिया, तो ऑफ करने के बाद उसमें केवल एक दो लाइटें जल रही, बहुत माइन्यूट सी, तो ये सर डिक्रीज हो जाएगा, पर सर बंद थोड़ी होगा। अब हो सकता है 0.3 वाट यूज कर रहा हो केवल। ये सर काफी फर्क आ गया ना, 40 वाट से 0.3 वाट पे आ गया आप तो। यस सर। तो इसलिए आपने तो कर ही दिया ना लगभग जो आपको करना था। ओके सर, समझ आ गया। सर रिमोट में पावर जाती है सर, मुझे नहीं आया, एक बार आप दोबारा बता देंगे? नहीं, उन्हें ये बोले कि टीवी जो बंद कर देते हैं हम, तो क्या वो पावर कंज्यूम करता है कुछ, या बिल्कुल जीरो हो जाता है? मतलब कि वो पूरी तरीके से ऑफ होता है या ऑन ही रहता है? हाँ, तो मैंने कहा उसमें थोड़ा बहुत एलईडी वगैरह चलती रहती है, छोटी मोटी सी लाइट, तो कुछ तो पावर लेती होगी वो। यस सर, जब रिमोट से हम खाली ऑफ का बटन दबाते हैं, जब थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाती है, वो रेड जलती रहती है। हाँ, थोड़ी सी लाइट जलती रहती है, थोड़ा बहुत एनर्जी लेता होगा टीवी उस टाइम पे, लेकिन बहुत कम होगी ना, बहुत ही कम होगी। तो लगभग हम ये मानते हैं कि पावर कंजम्पशन लगभग जीरो हो गया टीवी का। यस सर, नेग्लिजिबल ले लेते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल ले लेते हैं सब, वैसे ही ना, पर होता है हमेशा। हाँ बिल्कुल। सर स्विच बंद करने के बाद तो जीरो हो जाएगी ना? हाँ, टीवी का बिल्कुल स्विच आप पीछे से बंद कर दोगे तो फिर तो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। सर जैसे बैटरी रिमूव कर देते, सर्किट ब्रेक कर देते हैं हम उस टाइम पे। यस। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? टीवी को हम रिमोट से कंट्रोल कर कैसे पाते हैं? जैसे ऐसा होता है ना, अगर हम रिमोट को सिर्फ टीवी के आगे या कुछ ऐसे रखते हैं तभी वो चलता है, दूर से रखते हैं तो फिर वो कमांड नहीं देता। दैट इज वेव, उसकी जो वेव होती है, ईएम वेव वगैरह उससे जो निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यस सर। फिर उसका सर्किट जो है डिपेंड होता है, ऐसा ट्यून्ड होता है। जैसे मान लो पर एफएम रेडियो चलता है, कैसे चलता है भाई? ऊपर से वेव आ रही है और आपका
रेडियो जो है उससे कंट्रोल मैंने वो वाइब्रेट कर रहा है समथिंग, वो साउंड दे रहा है आपको। यस सर। तो उनमें ये आपको सब vibration- रेडिएशन एमिट करता है ना, सो जहाँ पे वो सेंसर होता है वो रिसीव करता है और इस हिसाब से वो सर्किट को ऑपरेट करता है। सर वैसे ही सर जैसे आईआर सेंसर होते हैं सर रोबोट को कमांड देने के लिए, अगर हम हिलते हैं तो सर हमारे जो इंफ्रारेड उससे पता चलता है कि अब मूवमेंट कर रहे हैं तो पावर दिख जाता है कि ऑन करना है। सर वैसे ही ना? बिल्कुल वैसा ही वहाँ पे होता है। तो आप लोग जब हायर क्लास में जाएंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होते हैं हमारे, यस सर 3D प्रिंटर में से बहुत सारे हीट सिंक और बहुत सारा वर्क लगता है, कैसे यूज करते हैं, तो आप देखोगे हायर क्लास में। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। ये सर देखा है मैंने। Find its energy consumption in units. Sir, done. 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 Sudden. अच्छा, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें। every day in January 2021. सर इससे क्या हुआ? सर डन। इससे फर्क पड़ा कि 31 दिन तक आपने 31 दिन यूज किया उसे, 2-2 घंटे रोज। डन। डन। हो गया सबका? यस सर। यूनिट में निकालना है, Yes, किलोवाट आवर में आपको निकालना है आंसर। यस सर। सर आंसर बताएं। सर आंसर बताएं। निकालने दो पहले सबको। आंसर बताएं। चलो बता दो कितना आ रहा है। सर 2,48,000। नहीं, किलोवाट आवर कितना है? 2.48 किलोवाट आवर कितना आ रहा है? 2.48 यूनिट्स। 2.48 यूनिट्स। यस सर। सर 31 डेज में तो 24.8 यूनिट्स आ रहा है मेरा। अच्छा, 40 वॉट लिया आपने इनटू 2 आवर इनटू 31 डेज, कितने आवर हो गए टोटल? यस सर, अपॉन 1000। सर 40 वॉट को सर किलोवाट में नहीं करेंगे, अपॉन या 1000 करना है। 4/100 इंटू 2 इंटू 31 248/100 आ जाएगा। सर 0.04 थोड़ी होगा, 0.4 होगा ना? नहीं 0.4 तो अब देखिए अगर इसको काटेंगे तो यस सर 0.04 होगा। यस सर। ओके सर, ओके सर, यस कैलकुलेशन सर 0.04 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। सर 2.48 सर 2.48 पर लास्ट स्लाइड दिखा था ना। 2.48। अच्छा, एक मिनट दिखाता हूँ लास्ट स्लाइड। ठीक है, 2.48 यूनिट। अगर मान लो कॉस्ट ऑफ द बिजली, आपका जो कॉस्ट होता है वो सपोज 5 रुपीज पर यूनिट होता है मान लो, तो कितना रुपीज बिल आता? सर रुपीज 12.4। सर 12.4 रुपीज। ओके सर। क्लियर हुआ सबको ये? यस सर। यस सर। यस सर। अपने घर का पावर कंजम्पशन निकाल सकते हो आप लोग अब? यस सर। यस आपको देखना पड़ेगा कि पंखा आपके कितने घंटे चलता है रोज और कितने दिन चलता है, टीवी कितना चलता है, फ्रिज कितना चलता है। सबको ऐड करोगे तो यूनिट आ जाएगा आपका, फिर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे जो भी आपका कॉस्ट है, आपका फिर बिल आ जाएगा। सर लेकिन वो तो अनइवन होता है ना सर, अगर हम कैलकुलेट करने चले तो बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी इसमें। हाँ, काफी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, काफी। सर लंबी की बात नहीं है, एक्यूरेट नहीं होगी वो कैलकुलेशन। एक्यूरेट क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर हम तो अगर बीच में लाइट चली गई तो सर हम काउंट नहीं कर सकते ना। हाँ वो तो है, वो फैक्टर है। थोड़ा सा क्या होगा, एनर्जी लॉस भी होगा आपका कहीं ना कहीं वायर्स में, हीट की फॉर्म में, तो थोड़ा बहुत फर्क आएगा, लेकिन फिर भी आप रफ आइडिया तो निकाल ही सकते हो।
यस यस सर 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 मैंने इसमें इसमें बोला आ था जाती है कि वैसे सर। एक्यूरेट हो। आपका जो एरर आएगा, हो सकता है एरर 10% आया आपका एरर, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका बिल्कुल एरर 200% का एरर आ जाएगा। ये सर, और सर हम ऐसे ही पावर का कंजम्पशन कम करते हैं कि हीटर और सर गैस को, सर जैसे मिशन मंगल सर मूवी में दिखाया था सर, PSLV रॉकेट का पूरी मिशन वाला, कि थोड़े उसे जब तेल गर्म हो जाए तो सारी पूरी तल दो, तो यस, सर पावर कंजम्पशन बहुत कम हो ऐसा जाता है। आपने वाटर कूलर में भी देखा होगा। जो वाटर कूलर होते हैं जो पानी के जैसे पब्लिक प्लेस पे लगे रहते हैं, तो गर्म पानी और ठंडा पानी ये में सर, दोनों आप। उसको बनाते हुए देख सब बनाया है सर, देखा है। हाँ, तो चलिए ओके, तो ठीक है सब ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग, सब यूनिट वाले क्वेश्चन क्लियर हो गए सबको? यस सर। यस सर यस सर। ओके, तो आज जो हमने पढ़ा ये क्लियर हुआ सबको? हमने जो स्टार्ट किया था पहले यहाँ से, यस सर। यस सर। ये इक्वेशन को सबको समझ में आ गई कैसे यूज करते हैं, यस सर। यस सर। कहाँ यूज करनी होती है? क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। जब मास में कन्वर्ट होती है या मास एनर्जी में। करेक्ट। और उसके बाद हमने किलोवाट आवर को समझा, किलोवाट आवर क्या होता है। तो यहाँ पे हमने इसको देखा कितने जूल होते हैं, एंड इसको फिर कैसे कैसे यूज करना है, ये हमें यहाँ पे यस क्वेश्चन सर, और क्वेश्चन किया, और सर बीच में बहुत सारे इंटरेस्टिंग डाउट सॉल्व किए। अच्छा, आप लोग असाइनमेंट भी कर रहे हो? असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया सब लोगों ने इसके? यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस द असाइनमेंट, जो भी इसके क्वेश्चन के डाउट रह गए आप लोगों के। यस सर। 5A B C D E 5 असाइनमेंट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, तो पांचों के जो डाउट हैं नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस, ठीक है? यस सर। यस सर। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर वेव्स, ठीक है, जो हमारा है वाला चैप्टर साउंड वाला, ठीक है? यस सर। see you in the next class. Till then, गुड goodbye. इवनिंग सर। Thank you, sir. बाय सर। Thank you, Good sir. evening, Bye. everyone. Good night, sir. Welcome and Good evening, sir. good evening everyone.